बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर एक दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे पास दो किस्म के रिएजेंट होते हैं। एक रिएजेंट इन एक्सेस होता है और एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। रिएजेंट इन एक्सेस का मतलब क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स हमारे पास अनरिएक्टेड रह जाए, यानी अनरिएक्टेड हो, उसका रिएक्शन के लिए कुछ रिएक्टेंट ना हो कि वो प्रोडक्ट बनाए, विच इज़ लेफ्ट अनरिएक्टेड और रिएक्शन में यूज़ ना हो, तो उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट और रिएजेंट एंड एक्सेस। रिएक्टेंट और रिएजेंट एंड एक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। जब इनको हम इग्नाइट करते हैं, इग्निशन के बाद ये हमारे पास वाटर बना देते हैं। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो हमने देखा कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू when they are ignited, after ignition they form 2 मोल ऑफ वाटर। ओके। अगर हम 5 मोल ऑक्सीजन ले लें कितने के लिए, फॉर 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, then for 4 moles of hydrogen only 2 mole of oxygen is required to form 4 mole of water। अभी 2 मोल ऑफ वाटर बनाने के लिए हमें 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। जब 4 मोल ऑफ वाटर बनाना हो तो 4 मोल ऑफ वाटर बनाने के लिए हमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। इधर हमने अगर ऑक्सीजन के मोल 5 ले तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएंगे और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टेड। मैंने लिखा है कि आउट ऑफ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओनली 2 मोल of oxygen 2 moles are used and 3 moles remain unreacted। वो 3 मोल जो है वो अनरिएक्टेड हो गए। This 3 mole of unreacted oxygen is called reagent in excess। क्योंकि इसने रिएक्शन नहीं किया, they are left unreacted, therefore they are called reagent in excess। अब हम आते हैं reagent limiting reagent। ठीक है ना। The limiting reagent is the one which लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ खसूसियात होते हैं। पहले ये कंज्यूम अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड अबाउट इक्वेशन। अभी पहले इक्वेशन में हमने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट्स जल्दी ख़त्म हो जाए रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना, जिस तरह हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। दूसरी खसूसियात, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्म लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। जो रिएक्शन के दौरान जो रिएजेंट लीस्ट प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरी बात ये है कि कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जो प्रोडक्ट बनता है उसको कौन कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जब लिमिटिंग रिएजेंट वो स्मॉल अमाउंट में होता है, जब स्मॉल अमाउंट में होता है तो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट होता है तो फिर आगे रिएक्शन करने के लिए वो ख़त्म हो जाता है कि वो आगे रिएक्शन करे और प्रोडक्ट बनाए। तो उससे जब लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट को वो कंट्रोल करता है। दूसरी बात ये कि स्टॉप द रिएक्शन, वो रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। क्यों स्टॉप करते हैं? क्योंकि आगे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स नहीं रहे तो रिएक्शन कैसे होगा। अब वो एनालॉग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अभी हम इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वी हैव 30 कबाब्स एंड 5 ब्रेड्स टू मेक सैंडविच। हमें सैंडविच बनाने के लिए हमारे पास 30 कबाब्स है और 5 रोटियां हैं। बट अभी इधर एक प्रॉब्लम आ गई है, चलो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ गया। बट स्लाइसेस आर 58। हमने रोटियों से स्लाइसेस बनाई, हमने 60 नहीं बनाई, हमने 58 बना दी, not 60। So 39 sandwiches will form and 1 kebab will remain extra। अभी एक कबाब से सैंडविच नहीं बना क्योंकि उसके लिए स्लाइसेस नहीं है। जब स्लाइसेस नहीं है तो ये जो एक कबाब रह गया वो एक्सेस
रिएजेंट हो गया, रिएजेंट इन एक्सेस हो गया एंड स्लाइसेस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इधर 58 थे वो ख़त्म हो गई, आगे के कबाब के लिए स्लाइसेस नहीं है कि हम सैंडविच बनाए, तो इसी वजह से ये कबाब रिमेन अनरिएक्टेड, ये एक्स्ट्रा रह गया। मिसाल रिएक्शन नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि रिमेन एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। स्लाइसेस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 58 थे जल्दी ख़त्म हो गई, कबाब रह गया तो वो एक्सेस में हो गया। अब हम इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट का आइडेंटिफिकेशन हम 3 स्टेप्स में करते हैं। पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे पहले हम मोल को कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो क्वांटिटी हमें मास में दी गई हो, किसी दूसरे यूनिट में दी गई हो, लेकिन सबसे पहले हम जो भी अमाउंट है जिस भी यूनिट में है उसको हम मोल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। दूसरी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाए तो उसको आइडेंटिफाई करें, तो वही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। These about 3 steps are helpful in limiting reagent identification. ओके, अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कि हमको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1.14 है, कहते हैं कि कार्बोनिक एसिड कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है कि CO2 और H2O का रिएक्शन होता है और कार्बनिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब F 120 ग्राम ऑफ CO2 इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, देन अभी हमारे पास अगर 120 ग्राम ऑफ CO2 है, इसको हमने डिजॉल्व किया 80 ग्राम ऑफ वाटर में, देन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। पहली बात यह है कि लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। सोल्यूशन में इसके हम सोल्यूशन की तरफ डायरेक्ट आते हैं, तो सोल्यूशन की तरफ बाद में आ जाएंगे, पहले स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं। दूसरा, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। कितने प्रोडक्ट बने हैं उसको ग्राम में कैलकुलेट करना है। सी नंबर ऑप्शन है, हाउ मच अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। जो रिएक्टेंट अनरिएक्टेड लेफ्ट हुए हैं उनको भी ग्राम्स में कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं कि CO2 प्लस H2O, हमारे पास H2CO3 कार्बनिक एसिड बनाती हैं, एक सोल्यूशन बनाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नाउ फर्स्ट वी कन्वर्ट मास इनटू यूनिट्स। मास को हमें यूनिट में बदलना होगा, ठीक है ना, मास को हमें यूनिट में बदलना होगा। तो गिवन मास ऑफ कार्बन हमें 120 दिया था, कार्बन का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मोल इसकी क्या आ जाएंगी, 120 ग्राम डिवाइड बाई 44 ग्राम पर मोल, तो इस हमारे पास 2.727 मोल आ जाएगी। ये किसके मोल आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मोल आ गई। अब हम मास ऑफ H2O हमें कितना दिया है, 80 ग्राम दिया है। उसका मोलर मास वाटर का क्या है, 18 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 18 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास 4.44 मोल आ गया। अभी देखो, नाउ कैलकुलेट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उसके मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स। अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम इधर यूज़ करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने क्या देखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने ये देखा कि 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड। तो रेशो क्या है, 1:1 है। तो 2.727 मोल ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस 2.727 मोल ऑफ H2CO3। इसी तरह सिमिलरली 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड। जब ये 4.44 मोल ऑफ H2 है तो ये भी 4.44 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रेशो 1:1 है। तो सेंस 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 2.7 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड, और 80 ग्राम जो है ऑफ H2O तो प्रोड्यूस 4.44 मोल प्रोड्यूस करता है कार्बनिक एसिड का। तो ये कम है, 2.727 मोल जो 120 ग्राम ऑफ CO2 ने प्रोड्यूस की थी ये कम है, और 80 ग्राम ऑफ H2O ने जो मोल ऑफ कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस की थी वो 4.44 है, ये ज़्यादा है। तो इधर एक्सेस में कौन हो गया, एक्सेस में वाटर हो गया, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। Therefore कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि उसने
2.727 मोल प्रोड्यूस की थी, और H2O एज रिएजेंट इन एक्सेस क्योंकि इसने प्रोड्यूस की थी कितने मोल ऑफ कार्बनिक एसिड 4.444 मोल। ओके, अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर बी नंबर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड ग्राम्स, ग्राम जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको कैलकुलेट करें। तो इसका सोल्यूशन क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है H2CO3 एज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। सो द अमाउंट ऑफ कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस्ड एज, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम देखें तो इधर हमने देखा कि 2.27 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 2.727 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड, देयरफॉर अमाउंट ऑफ CO2 एज इक्वल टू कितना आ गया, कितना है 2.727 मोल, अमाउंट एंड ग्राम्स PCO2 नहीं सॉरी H2CO3 है, ये आ गया क्योंकि रेशो 1:1 था। तो इसको जब हम अमाउंट ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो इसके मोल्स हमें मालूम है, मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मोलर मास, इसका इक्वेशन क्या है, अमाउंट इन ग्राम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ कार्बनिक एसिड। तो मोल्स हमें ऑलरेडी मालूम है कितने हैं, 2.727 है, लेकिन मोलर मास को हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या है, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्योंकि 2 है, कार्बन 12 है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं सम ऑफ मोलर मास इसके क्या आ गया, 62 ग्राम पर मोल आ गया। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू इस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ 62 ग्राम पर मोल मोलर मास है कार्बनिक एसिड का, उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बनिक एसिड इन ग्राम कितना हो गया, 116.077 ग्राम आ गया, ही इसका मास ऑफ कार्बनिक एसिड इन ग्राम्स आ गया। जो क्वेश्चन नंबर सी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर वो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन एक्सेस रिमेन अनरिएक्टेड, तो वो भी ग्राम्स में हमें कैलकुलेट करने हैं। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन एक्सेस ये भी ग्राम में है, तो एक्सेस में कौन है, एज वी नो दैट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 मोल ऑफ वाटर की ज़रूरत है कि वो 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड बनाए। तो 2.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर 2.727 मोल ऑफ H2O क्योंकि रेशो 1:1 है, सही। तो लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O रिएक्टेड कितने रिएक्ट हुए, वो 1:1 की बात है। तो 2.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर थे, तो इसलिए 2.727 मोल ऑफ वाटर भी उसके साथ, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसके साथ यही रेशो हमें हमारे लिए काफ़ी था, ठीक है। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अवेलेबल कितने थे, 4.44 मोल्स अवेलेबल थे। इस 4.44 में से कितना यूज़ हुआ, ये रिएक्ट 2.727 ये इस्तेमाल हो गया है। तो रिएक्ट मोल्स ऑफ H2O लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितने अनरिएक्टेड रह गए, तो इस 4.44 से जो अवेलेबल था उससे ये 2.727 मोल्स ऑफ H2O जो रिएक्शन में यूज़ हुए हैं उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2O लेफ्ट अनरिएक्टेड कितनी आ गई, 1.717 मोल्स आ गए, ठीक है ना। तो अभी मोल्स हमें ये आ गई, मास ऑफ H2O अनरिएक्टेड कितना रह गया, ठीक है ना, अनरिएक्टेड कितना रह गया, मास ऑफ H2O अनरिएक्टेड इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोल्स इसकी 1.717 है मोल, ठीक है ना, और मोलर मास ऑफ वाटर हमारे पास 18 ग्राम पर मोल है। तो मास ऑफ H2O अनरिएक्टेड इक्वल टू 1.717 मोल ऑफ H2O मल्टीप्लाइड बाई 18 ग्राम पर मोल ऑफ पर मोल, ये किसके वाटर के मोल के साथ कैंसिल, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ H2O अनरिएक्टेड इक्वल टू 31 ग्राम, ये हमारे पास अनरिएक्टेड वाटर रह गया जो रिएजेंट इन एक्सेस में था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।